जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। हम अपना आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द अटैक इनटू द रसिया, एंड उसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज द मेन रीजन और क्यों रसिया पर अटैक किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम एक बैक्टीरिया सब टाइप है जो कोलोरेक्टल कैंसर इंक्रीज कर देता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी प्रीलिम्स का हो गया, ये भी प्रीलिम्स का हो गया, दोनों प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो गया। देन हम पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज द डीजीसीए फॉर्म्स ऑन द न्यू रेस्ट रूल फॉर द पायलट्स। हम देख रहे हैं कि जो पायलट्स हैं वो कंटिन्यूसली काफ़ी ओवरबर्डन है, तो इनके लिए रूल आया है डीजीसीए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, ये प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स। देन वी विल स्टडी दैट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द गाजा। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस केवल देखेंगे और सब तो हमने देखा है, तो मेंस ओके। देन वी विल स्टडी द हु मे वोट फ्रॉम द होम। तो ये प्रीलिम्स का रूल्स देखेंगे, मेंस का भी देखेंगे कि वो कैसे इनेबल करता है हमारी डेमोक्रेसी को। अरविंद केजरीवाल अभी अरेस्ट हुए हैं, तो देखेंगे कि उन्हें प्रोफेट ऑफ प्रोबिटी कहा जा रहा था, कि वो करप्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट चला के आए और उन्हीं को उनको करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में भेज दिया गया है। जेल में नहीं, ईडी के कस्टडी में है। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। एक मेंस का भी आंसर इस पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, कंटिन्यूसली जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो देखेंगे कि क्या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है ओवरऑल। के अपन मुंडी है जो अभी उनको गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु ने ओथ दिलाया है, वो ओथ नहीं दिला रहे थे, काफी इस पे टसल चल रहा था। तो इसमें हम देखेंगे पेरियार के बारे में पढ़ेंगे जो इनकी आइडियोलॉजी है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी उसका रेलिवेंस है। देन डिस्पोजल आउट ऑफ द अफ्रीका में हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द एरिड पीरियड। तो ये एसोसिएटेड है कि जो ह्यूमंस का डिस्पोजल है वो एरिड पीरियड में हुआ है। पहले लग रहा था कि वो वेट पीरियड में हुआ है। तो प्रीलिम्स के ह्यूमन इवोल्यूशन के दृष्टि से भी हो गया। फिर मेंस में भी हम देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। देन अनीमिया से रिलेटेड स्टडी है कि इसका सिर्फ आयरन ही के कारण नहीं होता है, और भी रीजन है, और वो जो एस्टिमेट था ओवर एस्टिमेटेड था। तो इसको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के ही दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एआई के हेल्प से हम जो नीव का फ्रूट होता है उसमें एजेडिरेक्टिन कंटेंट जो होता है उसको देखेंगे, और इसको हम बायोपेस्टिसाइड में यूज करते हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये वाला टर्म्स हम जानेंगे, और जो टेस्ट होता है उसको जानेंगे, और मेंस के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि हाउ वी कैन प्रमोट फॉर द आवर लोकली डेवलप्ड मीन्स नॉट जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज फार्मिंग होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो जस्ट या इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक, दैट इज द थिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज का न्यूज है वो एसोसिएटेड है कि हाउ द बीजेपी हैज यूज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐसा कांग्रेस ने इनको बोला है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे लाया है कि जो बीजेपी प्रमोट कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, वो प्रीपेड, पोस्ट पेड एंड पोस्ट रेड ब्राइब्स था। क्योंकि प्रीपेड पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंड कीजिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद भी आपको पे करना है, और अगर आपने पे नहीं किया तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो रेड मारेंगे, फिर आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला है। फिर यहाँ पे डिफरेंट जो कंपनीज हैं जिनको मिला है, पैसे दिए हैं, फिर उन्होंने फंडिंग किया है, 580 करोड़ का फंडिंग किया है इनको, 62,000 करोड़ का मिला हुआ है इन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 551 करोड़ की फंडिंग है, 1,32,00,000 करोड़ का फंड मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको कह रही है कि दिस इज द चंदा दो, धंधा लो, एंड यस ठेके लो, रिश्वत दो, ओके, हफ्ता वसूली, और जो हमारा इन्होंने बोला है कि फर्जी कंपनी एंड द सेल कंपनी के प्रमोशन को लेके काफी इस पे अटैक हो रहा है। तो दिस इज जस्ट एक तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड का कैसे मिसयूज हुआ है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्र समिति जो पार्टी है उनका एक केस दिया है कि एक कंपनी को उन्होंने जो वहाँ का आउटर रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट देते ही उस कंपनी ने 25 करोड़ का बॉन्ड दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का गिफ्ट मनी के रूप में था। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा माना जा रहा था लीगलाइजेशन ऑफ द करप्शन,
कि लीगल तरीका मान लिया गया कि आपने बैंक में पैसा दिया, लीगल मान लिया गया, भले आपने किसी काम के लिए दिया। क्विड प्रो को, जो आप पैसा दे के वो, उसका चेक इन नहीं हो पाएगा अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। ठीक, हम देखते हैं अभी कल होली है, तो होली के नाम पे यस कल हमारा वीडियो नहीं बन पाएगा, तो हम 26 से या 27 से स्टार्ट करेंगे, तो यस वी विल रिग्रेट फॉर दैट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है उन्होंने डेवलप किया है जो व्हाट इज दिस इज द इको फ्रेंडली कलर। तो कहीं ना कहीं इसका यूज किसको किसको लेके बनाने में किया गया है, मस्टर्ड लीव्स, कोरिंडोस, स्पिनिच, बीट रूट। आई थिंक दिस इज विजिबल, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। ओके, सो दिस इज विजिबल हियर। और अगर हम केमिकल कलर का यूज करते हैं तो उसके कारण नाउजिया, हेडेक, ईचिंग एंड स्किन इरिटेशन होता है, तो ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है जो अटैक हुआ है ऑन द मॉस्को, एंड जो इसका जिम्मेदारी लिया है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट के, तो थोड़ा इस्लामिक स्टेट के बारे में जानते हैं। व्हाई इट इज इस्लामिक स्टेट के, व्हाट इज फॉर द के इज फॉर द खोरसन, इस्लामिक स्टेट खोरसन। और खोरसन का मतलब होता है, ये एक ट्रेडिशनल टर्म है जो एक रीजनल एरिया को के लिए यूज होता था, जो ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान के एरिया को मिला के उस एरिया को खोरसन कहते थे। तो इस्लामिक स्टेट खोरसन है। ये इमर्ज कब हुआ था, ईस्टर्न अफगानिस्तान में 2014 में, लेकिन हमने देखा है कि कंटिन्यूस जो अटैक हुआ है फ्रॉम द तालिबान एंड यूएस फोर्स, तो 2018 तक आते आते थोड़ा ये कमजोर पड़ गए थे। व्हाट अटैक्स हैज बीन, इन्होंने जो अटैक किए हैं कंटिन्यूअसली, हमने देखा है कि ईरान में अटैक किया है आईएस खोरसन ने, जहां जहां अटैक किया है उसका एक लिस्ट है। ईरान में अटैक किया, उसमें 100 डेथ हुआ था। फिर इन्होंने रसा के एम्बेसी जो काबुल में है वहां पे अटैक किया था, 2022 में ही अटैक किया है। अभी भी मतलब 2018 में कमजोर पड़ गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका जो अटैक है वो कंटिन्यू है। ओके, इन्होंने फिर हमने देखा है कि अटैक जो अभी रिसेंट हुआ है यूएस के और इनके सिविलियंस को, जब इवैक्यूएशन प्लान चल रहा था यूएस का, तब अटैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यूएस के पीछे पड़े रहते हैं ये लोग, और यूएस इज द मेन टारगेट एरिया। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि अटैक रस्सा में क्यों हुआ, क्योंकि एक तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके खिलाफ, उनके प्रोपोगेंडा के खिलाफ गरज है। और ऑलरेडी हम देखते हैं कि चेचन्या एक एरिया है, वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, और वहाँ के जो इंसर्जेंट है मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये बदला ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी रिप्रेशन हुआ था। अभी तो हालत ठीक है। ओके, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रसा को माना जा रहा है कि इस ग्रुप के द्वारा कि दे आर द कॉम्प्लिसिट इन द एक्टिविटीज दैट ऑपरेसिव टू द मुस्लिम, वो मिले जुले हैं जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों को ऑपरेस किया जाता है, वो सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसा भी है कि कुछ जो मेंबर्स है आईएसआई के वो खुद अपना खुद का उनका ग्रज है मास्को रसा से, तो उसका भी ये लोग बदला निकाल रहे हैं। अगर वो पावर में आते हैं तो वो अटैक के लिए प्रोपोगेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है जो मसान होली इसको कहते हैं। ये पिक्चर आपने देखा होगा कि ये जहाँ पे मसान जलता है, जो हमारी लाश जलाई जाती है, वहां पे लोग जाते हैं, और जो जो राख जलने के बाद जो हमारा लाश जलता है, जो पायर का जलता है, उसके राख से और गुलाल मिला के ये लोग होली खेलते हैं। इनका मानना है कि जो डेथ है वो लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, उसको हमें डरना नहीं चाहिए, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करते हैं। और वो एक तरीके से एक रिफॉर्म मूवमेंट भी था, एक जो हम प्योरिटी इनप्योरिटी की बात करते हैं, डेथ या जो हमारा मसान होता है, उस सब चीज़ों को हम अनप्योर मानते हैं, तो वो कहते हैं नहीं वो भी प्योर है। और वो लोग जब ये होली खेल रहे होते हैं तो पूरा डांसिंग, सिंगिंग, चैंटिंग होती है, हर हर महादेव उनका मेन चैंटिंग होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, जितने भी काशी के घाट हैं वहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है, काफ़ी भीड़ जुटती है, और एक तरीके से काफ़ी ये फेमस भी है। तो ये पिक्चर देखिए, ये यहीं का है। ओके, okay, this is all about. Next important news is the how bad is the humanitarian crisis in the गाजा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो गाजा में इस समय स्थिति है, ह्यूमैनिटेरियन स्थिति, वो काफ़ी नाजुक है। वहाँ पे एक तरीके से हम देखते हैं कि जो लोग हैं एक तरीके से एक फेमाइन का स्थिति है। और ये स्थिति है कि जो ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है उन्होंने बोला है दिस इज द लार्जेस्ट
ओपन एयर ग्रेव यार्ड। एंड यूएन ने वार्न किया है कि यहाँ पे फेमाइन की कंडीशन बहुत ही डीप होने वाली है। व्हाट इज द सिचुएशन? 32,000 लोगों का डेथ हो चुका है, जिसमें मैक्सिमम वीमेन्स एंड चिल्ड्रेंस है। नियर अबाउट 74,000 लोगों का अभी तक इंजरी हुआ है, ग्रेव इंजरी हुआ है। ओके तो इंटरनल डिस्प्लेस कितने हैं? 2 लाख और 20 लाख 22 मिलियन और 20 लाख अभी तक डिस्प्लेस हो गए, जिनको इधर से उधर जाना पड़ा है। फूड सिक्योरिटी क्राइसिस किस लेवल पे है? कैटास्ट्रोफिक है। वहां पे ये माना जा रहा है कि जो वहां पे मैल न्यूट्रिशन 0.8% था, वो बढ़ के 16% के आसपास चला गया है। एंड द पीपल आर फेसिंग एट द रिस्क ऑफ द कैटास्ट्रोफिक हंगर। भूख से तड़प तड़प के मरने के कगार पे लोग हैं, ये स्थिति है। दूसरी चीज है कि बॉर्डर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो उन्होंने घर डिस्ट्रॉय किया है बम फोड़ के, तो वो लोग कहीं दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते हैं। लिमिटेड एड एंट्री हो रही है, चेक पॉइंट्स है, उस पर डिफरेंट रेगुलेशन है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस कंडीशन में ये है कि फेमाइन की स्थिति है, क्योंकि एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड डेथ, ये जो के इंडिकेटर्स होते हैं फेमाइन के, वो वहां पे विजिबल है। गाजा का जो इकोनॉमी है वो एकदम फेल हो चुका है। वहाँ पे जो वहाँ की जो खेती है, जहाँ पे फार्मिंग होती थी, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो पोर्ट एंड फिशिंग एरिया था, डिस्ट्रॉय है। इकोनॉमी कुछ है ही नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन द एड। उनकी डिपेंडेंसी एड पे 100% हो गई है। और जो एड भी आ रहा है, ट्रक अगर मानते हैं 600 ट्रक डेली बेसिस पे आ रहा है, उसमें से सिर्फ 150 फूड ले जा रहे हैं, और वो भी कई बार इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। ओके ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी इस लेवल पे हो गया कि लोग जब वहां पे ट्रक जाता है, लोग भीड़ बना के जाते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए गोली चलानी पड़ती है। और उस गोली में हमने देखा कि लोग भगदड़ मच जाता है, जिससे स्टैम्पिड हुआ है। नियर अबाउट 100 लोग मरे हैं एक इवेंट में। दिस इज द कंडीशन। ओके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट कहीं ना कहीं देखिए, यूएस तो इजराइल का कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग रूप से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो एड में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। और ये देखें कि ह्यूमैनिटेरियन ये स्थिति है कि वो जो पैरासूट से भेज रहे हैं फूड, कई बार वो पैरासूट फेल हो जाता है, वो ऊपर गिर जाता है, उससे भी डेथ हुआ है। जैसे पैरासूट से उड़ते हुए आ रहा है और वो अगर पैरासूट से छूट के गिर गया, तो जो नीचे लोग वेट कर रहे होते हैं उनका भी डेथ हुआ है। नियर अबाउट 5 लोगों का डेथ हुआ है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन इन्होंने सप्लाई भेजा है थ्रू द सी रूट्स, लेकिन इजराइल ने उसको एंट्री परमिट नहीं दिया है। तो ये इशू मिल रहा है कि ये इशू देखने को मिल रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रहा है, इजराइल उसको भी रोक दे रहा है, उसको भी काफी चेक एंड उसका भी जैसे वो बोल रहे हैं कि एंटी प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, आपको अंदर नहीं, आप सपोर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे कुछ कुछ रीजन दिए जा रहे हैं। ओके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? वन थिंग दैट इज द सोल्यूशन इज द सीज फायर। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन आप पहुंचाएंगे, फिर भी अगर कंटिन्यूअसली ये वॉर जोन में रहे तो इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ओके तो वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हम जो झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी हमें सीज फायर पे पहुंचना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ये हम इनको फिर से इकोनॉमी और उनकी एग्रीकल्चर फार्मिंग सब रिवाइव करें। क्योंकि यूएन के जो लोग गए हैं सपोर्ट करने, खुद उनका डेथ हुआ है, 100 एम्प्लॉय डेथ हुए हैं, वो उनका मेल न्यूट्रिशन हुआ है, वो वहां तो चले गए सहायता करने, खुद अभी उनको सहायता चाहिए क्योंकि उनके पास खुद खाने को नहीं है। ऐसे ऐसे कंडीशन है। 100 एम्प्लॉय दे हैव द फेसिंग द स्टाफ शॉर्टेज एंड द वर्कर्स आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द हंगर। ओके लॉस्ट किया है, 100 डेथ हुआ है, और भी चीजों से फेस कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, हु मे वोट फ्रॉम द होम इन द लोकसभा। तो ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क पेज पे ही है, हु मे वोट फ्रॉम द होम। ओके तो जो जैसे डिसेबल्ड पीपल है या जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज 85 से ज्यादा है, उनको हमने दिया कि आप घर बैठे ही वोट कर लीजिए। लेकिन इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिखाया गया है कि नियर अबाउट जो एज है वो 85 से ज़्यादा होना चाहिए, और डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 50% के से ज़्यादा होना चाहिए। 50% डिसेबिलिटी का मतलब जैसे आपका हाथ माना जाता है कि आपका हैंडीकैप की स्थिति हो गई, तो ये नहीं कि थोड़ा सा चोट लगा आपके हाँ हाँ हमें सर्टिफिकेट चाहिए। ये होना चाहिए कि आपका हाथ फंक्शनल नहीं है, एटलीस्ट 40% जो आपका वर्किंग फंक्शन होता था वो आप नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपका चश्मा लग गया तो आपको ब्लाइंडनेस का मिल जाएगा। आपको एक कंडीशन है कि इस लेवल से ज्यादा का आपको नहीं दिखना चाहिए तो होगा। तो भाई 40% ये टेक्निकल टर्म है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके
तो दिस इज हियो 85% और 85 ईयर्स एज होना चाहिए, और जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क है वो 40% होना चाहिए। रेशनल बिहाइंड द इनिशिएटिव, क्या है इसका रेशनल, क्यों मतलब स्टार्ट किया गया? पहला ये है कि अब हम कोई सिटीजन अगर उसका एज ज़्यादा हो गया तो उसको तो डेमोक्रेसी के बाहर निकाल नहीं सकते, या डिसेबल्ड है तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस लाएंगे कि हाँ हमारी डेमोक्रेसी इस लेवल तक है कि हम अपने सबसे मार्जिनाइल जो पीपल है उनको भी हम वोटिंग कराते हैं और उनको सहूलियत के साथ वोटिंग कराते हैं। कंफर्ट लेवल दूसरा है, टू कंफर्ट टू देयर होम्स। और ऐसे में है कि जैसे कि अब बूढ़े लोग हैं जिनका एज ज्यादा हो गया, बुजुर्ग हैं, उनको ये लगता है कि हीट कंडीशन अगर अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है, कैसे जाएंगे, तो ये सबसे उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन जो अभी असेंबली इलेक्शन हो रहा था वहां पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, अब हम उसको नेशनल लेवल पे करेंगे। ओके, एक एक्सटेंशन ऑफ बैलेट ऑप्शंस को भी दिया गया। बैलेट ऑप्शन ये होता है कि एक तो आपके घर पे रह के वोटिंग कीजिए, बैलेट है कि घर पे वोट कीजिए और पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, उसका इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन काउंटिंग में करती है। तो ये है बैलेट ऑप्शन। बैलेट ऑप्शन को पहले जो दिया जाता था इसेंशियल सर्विसेज में जो इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि जिनका जॉब मेट्रो में है, रेलवे में है, हेल्थ केयर में है, सर्विस वोटर्स में है, आर्म फोर्स के पर्सनल है, ये लोग और एम्बेसी स्टाफ है, तो वहां से वो लोग तो छुट्टी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफी जरूरी काम होता है, उनको स्पेसिफिक छुट्टियां दी जाती है, और सिर्फ वोट डालने के लिए वो तो 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेके जाएंगे नहीं। तो इसके लिए कहा गया कि आपके पास पोस्ट से भेज दिया जाएगा, आप वोट डालिएगा फिर वापस भेज दीजिएगा, काउंटिंग हो जाएगा, एक्सिक्यूटिव प्रोसीजर उसमें होता है। ओके, तो पोस्टल जो बैलेट था उसको इंक्रीज किया गया। अब मीडिया जो मीडिया पर्सनल कवरिंग द पोलिंग डेज एक्टिविटीज, जिस दिन वोट डाला जाता है उस दिन अगर मीडिया पर्सनल इन्वॉल्व है तो उनको भी पोस्टल सर्विसेज का जो ऑप्शन है, पोस्टल बैलेट का ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, अवेलिंग फैसिलिटी क्या है, कैसे इसको हम फॉर्म भरेंगे? फॉर्म्स 12D याद रखिएगा, ये रिलेटेड है जो हम वोट फ्रॉम होम्स है, तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में या पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि फॉर्म 12D न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था? तो वोट फॉर होम का एक है ये फॉर्म, और वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको सबमिट करना पड़ेगा विद इन द 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द पोलिंग डेट। पोलिंग डेट आया कि आपके एरिया में अगर 25 को इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके 5 दिन बाद आपको करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोसीजर क्या है? 5 डेज के अंदर में ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि जो फिलअप करके आपको फॉर्म देना पड़ेगा वो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन डाउनलोडिंग है लेकिन सबमिशन जो है वो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, अभी हम देखेंगे कि इसका कॉन्सर्न के रूप में दिखाया गया। प्रोसीजर क्या है कि पहले तो आप पोलिंग ये आप कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद जिस दिन आपको वोट डालना होगा उसके लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके पास किस डेट और टाइम में लोग आपके इसे वोट कराने आएंगे, और जिस दिन वोट कराने आएंगे उस दिन 2 पोलिंग ऑफिशियल्स आएंगे, एक वीडियोग्राफर आएंगे और एक सिक्योरिटी पर्सनल आएंगे। ओके, ताकि हम सारा इंश्योर करें कि जो हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं, और देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ये अगर आप एग्जाम्पल में लिख दें कि आपका डेमोक्रेसी के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेट आ जाएगा, जैसे मुझे वोट डालना है, मेरे पास मैसेज आएगा कि इस दिन ये लोग आएंगे, 2 ऑफिशियल, 1 वीडियोग्राफर एंड 1 सिक्योरिटी पर्सनल, वो पूरा अपना वोटिंग मशीन लेके आएंगे, आपको वोट करना है। अगर उस दिन आप घर पे नहीं रहे तो ये लोग दूसरी बार आएंगे, यहाँ तक का प्रोविजन है। ओके, दे अटेम्प्ट ट्वाइस। ओके, ये देखिए किस लेवल का हम लोग फैसिलिटी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कैपेसिटी इतनी हमारी नहीं है, तो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। ओके, जब वो लोग पोलिंग कराएंगे तो क्या क्या चीजों का ध्यान में रखा जाता है? जैसे हम अपने पोलिंग बूथ पे भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई देख ना रहा हो, हम जिसे वोट देना चाहे चुपके से दे दें ताकि बाद में लोग बदला ना ले, तो सिक्रेसी रखा जाएगा। तो वो जो आदमी है घर से भी वोट देगा या बैलेट पेपर से भी देगा तो उसके लिए भी सिक्रेसी रखा जाएगा, उसको बचाया जाएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि वो घर से दे रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो आके उसे कहे अच्छा मेरे सामने डाले। ऐसा नहीं है कि वो अकेले बैठ के, वहाँ पोलिंग प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। ऐसा माहौल वहाँ पे बनाया जाता है, ऐसा कंडीशन बनाया जाता है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, चुपके से देते हैं।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्डिंग प्रोसीजर। कॉन्सर्न पे आ जाए तो हमने देखा है कि इतना कुछ क्या फैसिलिटी देना है, तो जो कम हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, गरीब देश है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम 2 लोग को भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो एक बर्डन है। दूसरी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पोल के दिन आप नहीं जाएंगे, तो आपको बचाने के लिए घर पे वोट करा रहे हैं, लेकिन आप उसके फॉर्म को सबमिट कराने के लिए जो बूथ ऑफिसर है, बूथ लेवल ऑफिसर है या एआरओ है, उनके पास आप भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो आदमी परेशान हो रहा है ना, डिसेबल है या वो जो भी बुजुर्ग पर्सन है, एल्डरली पीपल है। ओके, एक चीज तो ये दिक्कत है कि आप इसको हटाइए, इसके लिए सिंपल सी चीज है, आप ऑनलाइन सबमिशन भी करवा दीजिए। ओके, और दूसरा कंडीशन ये है कि ओके, रेगुलेशन फ्रॉम द होम वोटिंग, वही है रेगुलेशन, कैसे सब कुछ आपको असिस्टेंट पर प्रोवाइड किया जाएगा, अगर डिसेबिलिटी परमिटेड हैव द कंपेनियन असिस्ट देम ड्यूरिंग द होम वोटिंग। ओके, लॉजिस्टिक चैलेंज है कि इतना जैसे चीजें लेके 2 आदमी कैसे कोऑर्डिनेशन होगा कि हाँ आपका शेड्यूल कब है, डेट कब है, पूरा आपका इतना वोटिंग मशीन लेके वो आदमी पहुंच जाएगा इतने लोगों के पास, तो ये लॉजिस्टिक हिकअप्स है, उसमें दिक्कत है। कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी के पास ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अवेयरनेस हम फैलाएं, सबको बताएं, क्योंकि ना ही वोटर्स को पता है कि इतना अच्छा फैसिलिटी है, बहुत से बुजुर्ग लोगों को पता ही नहीं है कि घर पे आने का है, तो अवेयरनेस कीजिए मास लेवल पे। और दूसरा जो ऑफिसर्स है उनको भी बताइए कि ये फैसिलिटी क्यों दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, दिस इज द, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का ड्यूटीज है, ऐसा भावना होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द दिस, ये हमारा हो गया। एफएक्यू पे 3 हमारे आर्टिकल है, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, ये एक आर्टिकल ये है कि वाई डीजेसीए फॉर्म्स ऑन ए न्यू रेस्ट रूल फॉर द पायलट। सो यहाँ पे देखें कि डीजेसीए है वो एक नया रूल लेके आया है, उसमें पायलट्स के लिए हम कुछ रूल्स लाए हैं ताकि उनको जो दिक्कतें होती हैं, उन पे जो ओवरबर्डन है उसको कम कर सकें। तो यहाँ पे बात क्या है कि पहली बात कि अभी किस कॉन्टेक्स्ट में है, डीजीसीए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन है, ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है एयरलाइंस का, कि किस तरीके का रूल आपको फॉलो करना है पायलट्स को लेके, पैसेंजर्स को लेके और अदर्स रूल्स को लेके। तो इन्होंने एक रूल लाया था जिसमें कि पायलट्स को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा आसान हो, क्योंकि अगर पायलट सो ही नहीं पा रहा है, लगातार 3 दिन से काम कर रहा है और वो फ्लाइट पे ला रहा है, क्योंकि फ्लाइट में अगर आप ले रहे हैं, आपके ऊपर कुछ नहीं तो जितने भी फ्लाइट में लोग बैठे हो, 100, 200, 250, कभी कभी 500 तक जाती है ये वो नंबर्स, उतने लोगों का जान खतरे में जाता है। और एक आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट में लोग बच जाते हैं कि ट्रक लड़ा, 50 में से 10 मरे, अब 40 बच गए। ट्रेन में भी होता है, बच जाते हैं, लेकिन जो एरोप्लेन में है, एक भी नहीं बचता है, 100% कैजुअलिटी आती है, बहुत रिस्की होता है अगर एक बार भी हुआ, और सिर्फ एक आदमी की गलती के कारण हो जाता है। अगर थोड़ी भी झपकी आई दोनों पायलट्स को, तो अगर वो कहीं से जा रहा है और थोड़ा सा प्लेन का मूवमेंट बैलेंस हुआ, तो वो अगर लैंडिंग पे हम देखते हैं कि खाई में ही गिर जाती है, टकरा जाते हैं कई बार, और जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स, उससे पेड़ से कई बार लड़ गए हैं, ऐसा भी हुआ है। ओके, डिफरेंट वेदर कंडीशन है, उसकी कैजुअलिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि इनको रेस्ट दिया जाए। तो रेस्ट जो पीरियड है वो 48 घंटे कर दिया गया है, पहले उनका 36 घंटे था ऑन द वीकली बेसिस। ओके, नाइट टाइम फ्लाइंग हैज बीन रिड्यूस्ड, जो हमारा नाइट टाइम है वो 11 से 5 कर दिया गया, पहले 11 से 6 बजे तक था। इससे क्या होता था कि नाइट टाइम फ्लाइंग और कंटिन्यूअस होने पे जो हमारा सर्केडियम रीजम होता है, सर्केडियम रिदम जैसे होता है ना, एक रिदम में हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो रिदम टूट जाएगा तो हम सही से नहीं कर पाते। जैसे होता है कि शरीर का भी रिदम है, इसके जितने भी ऑर्गन्स है, सेल्स है, वो उनको पता होता है कि ये अब सोएगा, शाम हो गया, रात हो गया, 10 से 4, तो वो एकदम चुपचाप बैठ जाती है, एक्टिविटी उनका नहीं होता। अब उनको पता चला 10 से 5 बजे वर्किंग टाइम है, ये भाई साहब अब खूब काम करेंगे, तो वो भी एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन अगर इसी को ही करते हैं सर्केडियन रिदम, प्लीज याद रखिएगा, प्रीलिम से पूछ सकता है कि सर्केडियन रिदम क्या है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा साइकिल है, जो बॉडी का पीरियड है टू डू डिफरेंट एक्टिविटी, और उसको एक क्लॉक वो कर लेता है, उसके अंदर 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 क्लॉक होता है, आपको पता है ना, क्योंकि अंदर अंदर क्लॉक होता है, तभी तो अब चिड़ियों के पास तो घड़ी नहीं होती, फिर भी वो सुबह जग जाती हैं, शाम को अपने नेस्ट में आ जाती हैं, क्यों, कुछ ना होता, बॉडी का होता होगा ना, आर्टिफिशियली तो उनके पास नहीं है। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं बॉडी हैव इट्स ओन द सर्केडियन रिदम। घड़ी आज थोड़ी बनी है, घड़ी पहले नहीं थी, तो तब भी तो लोग अब फॉलो करते थे ना।
तो दिस इज अबाउट, ऐसे ही पायलट्स का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक टाइम बना लीजिए, जैसे आपको यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स का 9:30 से 11:30 देना है, तो मॉक आप उसी समय कीजिए ताकि आपका सर्कैडियन रिदम है वो बन जाए, उस समय आप एकदम इफेक्टिव हो जाए। आप जब यूपीएससी में बैठे रहेंगे तो 9:30 से 11 वाले टाइम एकदम आपका जीएस चल रहा होगा, फिर 2:30 से 4:30 आपका सीसैट चल रहा होगा। प्लीज डू एज पर दिस साइकिल। नाइट शिफ्ट में उनको कहा गया है कि जो टाइमिंग है वो 6 AM 6 AM फ्रॉम द मिडनाइट टू द, ये कुछ गलत है, ओके मिडनाइट, इट इज द 12 आई थिंक, 11 टू 5 AM है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि मिडनाइट 12 बजे से जो पहले 6 बजे था उसको 5 बजे कर दिया गया, ओके राइट। तो this is the circadian rhythm, okay, maximum flight duty period for the overlapping night time is reduced to the 10 to the 8 hours। ऐसा नहीं है कि आपको जब overlapping night time है तो वहां पे भी आपको 8 ही hours करना पड़ेगा, ओके। तो ये अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्केडियन रिदम है, मेन वही है। अगर आप सोते नहीं है टाइम से, किसी दिन आप कम सोते हैं, तो जो नींद का होता है उसका भी आप पे उधारी हो जाती है। आपको अगर 7 घंटा सोने का है, किसी दिन आपने 4 घंटा सोया, तो 3 घंटा आपके ऊपर डेट, आपके ऊपर रीढ़ चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही नहीं है, रीढ़ चढ़ता रहेगा तो एक दिन पे करने में आपको पूरे 24 घंटा सोना पड़ेगा, ओके। एयरलाइंस आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश ए क्रू रोस्टर सफिशिएंटली इन एडवांस। क्रू रोस्टर क्या है? जैसे कि मुझे काम करना है तो 7 दिन पहले मेरा शेड्यूल आ जाए कि किस वक्त कितने देर के लिए करना है और कब मेरा वीक ऑफ है। ऐसा नहीं कि आज बताया जा रहा है कल मुझे सुबह काम करना है, मेरी ऑफिस है, आज मुझे रात को बताया जा रहा है कि अरे कल आपका वीक ऑफ है, तो मैं प्लान नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तैयार नहीं रह पाऊंगा। तो इसके लिए यह है कि आप सफिशिएंट टाइम दीजिए, सफिशिएंट इन द एडवांस। कोई टाइम नहीं फिक्स है, तो अभी हम देखते हैं कि 12 घंटे पहले बताते हैं तो ये काफी जल्दी हो जाता है। 12 घंटे पहले अगर कल सुबह जाना है, शाम को बताया दें तो मेरा वीक ऑफ है, प्लानिंग नहीं हो पाएगी ना, 1 वीक पहले बताइए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ओके। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, वो लाई जाएगी और वो होगा टू एनालाइज द फटीग रिपोर्ट, ओके। फटीग का मॉनिटरिंग हो जाएगा कि किस पायलट ने क्या शिकायत किया, क्या शिकायत आ रहा है, रिपोर्ट हो क्वार्टरली बेसिस पे, तो एक हमारे पास एनालिसिस के लिए डेटा आएगा, उसी अनुसार हम पॉलिसी बना सकते हैं, ओके। वाई आर एयरलाइंस अपोज टू? अब अपोज टू, अब कोई है एयरलाइंस, उसको फायदा कब होगा कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए, कम से कम इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय बढ़ेंगे, उनकी सैलरी ज्यादा देने पड़ेगी, और जो इम्प्लॉय है उनका और भी खर्चे होते हैं, वो भी हमें पे करना पड़ता है। इम्प्लॉय को पायलट हैं तो उनको के लिए सपोर्टिव स्टाफ चाहिए ना, कि चाय पिलाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, तो जितना अधिक तो अकाउंटेंट्स का भी नंबर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनका खर्चा बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि 15 से 25% जो पायलट का कॉस्ट है, हायरिंग अधिक करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सडनली हमारे ऊपर से एक बर्डन आ जाएगा। तो डीजीसीए ने कहा है कि ऑलरेडी आपको टाइम दिया गया है, आपको 6 महीना पहले ही बोला गया था कि आपके पास 6 महीना है इंप्लीमेंट कराने के लिए, और जो पूरी तैयारी की जरूरत होती है, ट्रेनिंग से लेकर इंडक्शन सब कुछ स्टार्ट होने के लिए 4 महीने की जरूरत होती है, 2 महीना एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यू शुड नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। इज फटीग माउंटिंग? यस, फटीग इज कंटिन्यूअसली माउंटिंग। हमने देखा कि अभी डेथ का केस आया था, इंडिगो के एक जो पायलट है वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरे, डेथ हो गया, ओके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लास्ट 5 इयर्स में हमारा कंटिन्यूअस बर्डन पड़ा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मेट्रो सिटी के अलावा भी हम हम अपना बढ़ा रहे हैं एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है बर्डन, ओके। तो ये भी है कि जो आप 12 घंटा पहले ही रोस्टर बताते हैं, फिर अगर मैं उस दिन तैयार नहीं हूँ, उस दिन अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो आप कहते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, ये अलग एक है। रिफ्यूज भी नहीं कर सकते कि अच्छा कल मैं काम पे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, आना ही पड़ता है, ओके। और इसके बहाने को लेके जो अभी एयरलाइंस है वो कह रहे हैं कि वो कैंसिल कर रहे हैं जो उनका जो फ्लाइट है, ये भी देखा गया है, तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड, ओके। How many pilots are registered to the DGCA? Near about 9,000 के आसपास कॉमर्शियल पायलट रजिस्टर्ड हैं, 771 एयरक्राफ्ट इस समय मूवमेंट में है। ऐसा होप किया जा रहा है कि नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर है उसमें दुगुना होगा जो साइज है, 10,000 ऐड होंगे पायलट्स, एंड नियर अबाउट जो बोइंग जो एयरक्राफ्ट है उनका भी इंक्रीज होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, ओके।
हमने FAQs के मैक्सिमम न्यूज़ को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोफाइल्स हैं, पर्सनालिटी है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रोफाइल को देखते हैं। ही इज कंसीडर एज द प्रोफेट ऑफ द प्रोबिटी। उनको ईमानदारी का एक तरीके से मैसेंजर जो कहा जाता है, अग्रदूत, प्रोफेट का मतलब हिंदी में अग्रदूत ही होता है, कि अग्रदूत कहा जाता है, वो बने थे। आज इनके ऊपर केस चल रहा है करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ये तो केस है। ये तो स्थिति है इंडिया में कि कैसे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या नीड आ जा रहा है। इनका देखिए बैकग्राउंड क्या है। इन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था वो किया था आईआईटी से, ये बीटेक किए थे। इनका प्रोफाइल देखिए, आईआईटी से बीटेक, फिर इन्होंने जो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन्होंने निकाला था, सिविल सर्विसेज में गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इन्होंने ज्वाइन किया। फिर बोला कि अरे ये तो करप्ट, सब लोग करप्ट हैं, मैं इसको सही करूंगा, तो इन्होंने रिजाइन किया और कहा कि एक्टिविटीज में आ जाऊंगा। तो वो एक्टिविस्ट बन गए और जो जितने भी करप्शन के खिलाफ जितनी भी होती है मूवमेंट चला रहे थे, मतलब यस झंडा लेके आगे थे कि करप्शन मिटाना है, अच्छी बात है। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी इनको मिला 2006 में, इतनी एक्टिविटीज की, यस मिलना ही चाहिए जब पीपल आर सो मच डेडिकेटेड। और उनका जो एक्टिविज्म है 2010 में एकदम नेशनल लेवल पे आ गया, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था। अन्ना हजारे थे और भी काफी लोग उसमें, बड़े बड़े पर्सनालिटी जुड़े थे। तो ये जो मूवमेंट चलाया कि लोकपाल लाइए, लोकपाल लाए आएंगे तो जो हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा और वो फ्री एंड फेयर होगा। तो यही है कि लोकपाल आ जाएगा, फिर कोई और पाल आ जाएगा, द्वारपाल, सब आएंगे, लेकिन जब तक लोग का खुद के अंदर से नहीं आएगा तब तक करप्शन फ्री नहीं हो सकता है। आम इंसान, हर इंसान को कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। ये जो हाथ जोड़ के हम लोग खड़े होते हैं ब्यूरोक्रेट्स एंड द मिनिस्टर के सामने, एमएलए भी आ जाता है तो एकदम सर झुका के एकदम दंडवत हो जाते हैं। दिस इज द बैड थिंग। ये जब तक टेंडेंसी रहे, जब तक ये नहीं रहे कि ये सर्विस हमें देंगे, दिस इज द सर्वेंट एंड आई एम द सिटीजन, आई एम द किंग, दैट शुड बी द सेंस। यहाँ पे होता है कि अरे हम तो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिस इज वेरी बैड। यही मेन जो आपका एटीट्यूड होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। आम इंसान का रिफ्लेक्ट जो एटीट्यूड होगा वो चेंज होगा, तभी ये होगा। आप एक्टिविटीज कीजिए कहीं ना कहीं, लेकिन आम जनता को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर करप्शन हटाना है। एक कोई दूत आके नहीं करेगा, क्योंकि वो दूत खुद ही करप्ट होने लगेगा। ओके, पावर कहा जाता है ना, पावर जब तक नहीं मिला लगता है हर आदमी ईमानदार है। जिस दिन पावर और पैसा लेने का, अब पैसा लेने का, अब एक नॉर्मल आदमी है, एक फार्मर्स है, खेत में काम कर रहा है, वो तो ईमानदार ही रहेगा ना, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है करप्शन करने का। अब उसको किसी बड़े ट्रेजेडी का 10 करोड़ रुपए का कोई फंड है, प्रोग्राम है, उसका मैनेजिंग करने के लिए बना दीजिए, तब देखेंगे ना, कहिए कि हाँ आपको ही खर्च करना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप कीजिए, देखिएगा फिर वो 10 करोड़ में से 2 करोड़ कहाँ जाते हैं। This is the case. The power corrupts the people and the absolute power corrupts is absolutely. जब आपके पास पावर आता है तब टेस्टिंग होती है कि कितना आप शुद्ध, कितने आप धुले हुए आदमी हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ, जब ये एकदम प्रोटेस्ट चल रहा था तो इन्होंने लोकपाल की बात हुई तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना। उस समय की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के अंडर में थे, वो लोग बिल बनाने को तैयार हो गए। बिल बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें केजरीवाल जी को भी रखा गया। केजरीवाल जी रिजाइन कर दिए, कहें कि अरे ये जो है ये अपना कर रहे हैं, हमारा सुन ही नहीं रहे। फिर इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, हम अंदर से सफाई करेंगे। इन्होंने कहा कि हम एकदम एग्जाम्पल देंगे, इंस्पायर करेंगे, एक एग्जाम्पल होंगे खुद एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का। तो 2012 में इनकी पार्टी आई, फिर इन्होंने पावर में भी आए और पावर के साथ साथ ये कई स्टेट में पावर में है। इस समय पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, इस समय नेशनल पार्टी है। कंपेरिजन विद द अदर पार्टीज जो इस तरीके से मूवमेंट चला के आई, तेलुगु देशम पार्टी को भी देखते हैं, जो असम गण परिषद है, आसू जो असम की है पार्टी, वो भी ऐसे ही आए थे। ओके, आइडियोलॉजी की बात करें तो केजरीवाल कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन द आइडियोलॉजी, क्योंकि एक डॉगमेटिक होते हैं, आपको एक ही प्रिंसिपल पे फिक्स कर देते हैं, हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए। तो हमें किसी फिक्स आइडियोलॉजी से नहीं अपने आप को जकड़ लेना चाहिए। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, नाइदर ये लेफ्ट है नाइदर ये राइट है। लेफ्ट राइट का मैं एक दिन इसको अच्छे से समझाऊंगा। लेफ्ट राइट का मतलब होता है, एक तो होता है जो रेडिकल चेंज चाहते हैं, जो सोशलिस्ट बातें करते हैं कि यस देयर शुड बी द इक्वालिटी, आउटकम की भी इक्वालिटी करते हैं। और जो राइट होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो कहते हैं कि चेंज की जरूरत नहीं है, जो ट्रेडिशनल है वही चलेगा। ओके, वो रेडिकल चेंज की बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो यस
इनका ये पोजीशन है। शिफ्ट इन रेटोरिक भी इनका होता रहता है, कभी कभी ये वेलफेयर स्टेट हो जाते हैं, कभी कभी ये टेम्पल वेम्पल में भी जाने लगते हैं। वे कभी कभी तो यहाँ तक ये लोगों की बात आ जाती है कि जो नोट्स होते हैं उस पे लक्ष्मी जी का अभी इनका डिमांड चल रहा था कि उस पे पिक्चर्स लगना चाहिए, यहाँ तक का डिमांड चला जाता है। दीपावली, लक्ष्मी पूजा सब में पार्टिसिपेट जम के करने लगते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है। पॉलिसी पोजीशन क्या है? पॉलिसी पोजीशन इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। आर्टिकल 370 का सपोर्ट किया, ओके, तो वो काफी सपोर्ट किया था। यस, देशभक्ति वाली बात है। दिल्ली सर्विस बिल जब आया था तो इसका अपोज किया था, तो इन्होंने कहा था कि अब फेडरलिज्म की बात आ रही, स्पेशल पावर टू द स्टेट की बात नहीं होगी। पॉलिटिकल सक्सेस ऑलरेडी मैंने बताया कि दिल्ली में और पंजाब में पावर में है ही है। गोवा में भी इन्होंने एमएलए की सीट जीती और गुजरात में भी परसेंटेज ऑफ वोट अच्छा था, तो इनको स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी इस स्टेट में किया गया है। तो प्रीलिम्स में याद रखिएगा कि आप इस समय न्यूज में है तो किस किस स्टेट में स्टेट पार्टी है, तो ये पूछ सकता है। और नेशनल पार्टी है कि नहीं है वो भी एक स्टेट में देके पूछ सकता है। करंट पॉलिटिकल एफिलिएशन देखिए, यहाँ पे भी एक तरीके से आयरनी ही है। कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट चला के ये पावर में आए, इस समय कांग्रेस के साथ ही एलिशन में है, तो ये पॉलिटिक्स होती है। ओके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जब इनको अरेस्ट किया तो कांग्रेस ने क्रिटिसाइज भी किया कि अरे ये तो गलत हो रहा है। ओके, चैलेंज अहेड क्या है? आप पार्टी के सर्वाइवल को ही चैलेंज है। अपने ही हाथ में सारे बागडोर लेके आप पार्टी का केजरीवाल जी के हाथ में था, अब वो नहीं रहेंगे तो कौन संभाले, क्योंकि और को डिसीजन दिया ही नहीं लेने के लिए। एक ही सिंगल मैन पार्टी थी एंड अब वो नहीं रहेंगे तो देयर विल बी द इशू। तो ये करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इतना इशू है, तो इस पे एक मेंस का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो एक हम क्वेश्चन लिखते हैं मेंस का। मेंस का एक क्वेश्चन हम आज आंसर अप्रोच है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। ओके, तो क्वेश्चन है, डिस्कस द एथिकल डिलेमा faced by the political parties in balancing the need for electoral future funding with the risk of compromising integrity, accountability, especially in the context of the electoral bond controversies and undisclosed function। तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है कि एथिकल डिलेमा है पॉलिटिकल पार्टी को कि जो फंडिंग है और इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इस चीजों को कैसे बैलेंस किया जाए। एक तो इलेक्टोरल फंडिंग हो गया, पैसे चाहिए। फंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कैंपेन करना पड़ता है, उनके लीडरों को ट्रैवल करना पड़ता है, बैनर लगता है, उनकी सोशल मीडिया पे भी उनकी टीम होती है। ओके, लॉट ऑफ वर्क, उनको उनको अपने जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको भी संभालना पड़ता है, तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन पैसे जो लिया जाए उसको बताया कैसे जाए कि हाँ हमने पैसे लिए हैं, किससे कितने लिए हैं, उसका हम पे इम्पैक्ट नहीं आया जब हम गवर्नमेंट में आए। तो इसको आप स्टार्ट कीजिएगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो इलेक्टोरल्स का है वो अट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है, तो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल फील्ड होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, ताकि डेमोक्रेसी को हम सर्वाइव करा सकें। ओके, फिर आप आइएगा कि एथिकल डिलेमा जो है वो थोड़ा सा इसको डिस्कस कीजिएगा और कैसे उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसके बाद लाइएगा कि द इम्प्लीकेशन जो होता है कि क्विड प्रो को हो गया, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, ओवरऑल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है वही थ्रेट में आ जाती है। तो दिस यू हैव टू आंसर, तो ये हमारा स्टैंड होना चाहिए। आप इसका आंसर लिखिए, फिर इसका आंसर अप्रोच हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है के पोनमुंडी है, उनको लेके प्रोफाइल का एक है, इनके प्रोफाइल को लेके यहाँ पे के पोनमुंडी स्टालिन के ये दाहिने हाथ माने जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट जो डीएमके के है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम कुछ खास नहीं है, इनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। एक इनकी आइडियोलॉजी है जो द्रविडियन मूवमेंट, जो जस्टिस मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, और उसको पेरियार के अंडर में चला गया था, इसके फॉलोअर माने जाते हैं। तो पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पूछा जा सकता है, या पेरियार का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो होता है कि साउदर्न उन्होंने द्रविडियन एक नेशन की बात कही थी, अलग स्टेट की बात तक कहे थे, इसके लिए क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी उनको जाना जाता है। पेरियार को ये भी जाना जाता है कि वो जो कास्ट सिस्टम थे उसके एकदम खिलाफ थे, कहते थे कास्ट सिस्टम को खत्म होना ही पड़ेगा अगर मार्जिनलाइज सेक्शन को के लिए अच्छे मतलब अच्छाई होनी है तो। ओके,
तो उनका कहाँ का स्टैंड था, रेशनलिज्म पे इन्फेसिस करते थे। रेशनलिज्म का मतलब कि किसी भी डिसीजन को आप सोच समझ के लीजिए, ट्रेडिशन पे नहीं लीजिए कि लोगों ने कहा है, बाप दादा परदादा ने कहा है तो हमको मानना है, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि भले उन्होंने कहा है क्या ये सही है कि नहीं सही है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए, साइंटिफिक थिंकिंग लाइए, तब आप डिसीजन लीजिए, वो होगा। कास्ट सिस्टम को मिटा देना है इनका मानना था, क्योंकि जब हायरार्की होता है तो एक आदमी को, एक कम्युनिटी को नीचे देखा जाता है, एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हाई देखा जाता है। ओके, तो इन्होंने कहा था ये हमें इंड करना है। वुमेन्स राइट की बात करते थे और सोशल इक्वालिटी की बात करते थे कि सोसाइटी में सभी इक्वल है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कहते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आज़ादी और डिग्निटी नहीं आएगी। उनका यहाँ तक मानना था कि जो आज़ादी इंडिया को मिली है वो सही की आज़ादी नहीं है, एक पावर ट्रांसफर हो गया है। अंग्रेजों ने जो अपर कास्ट इंडिया के हैं, हिंदूज अपर कास्ट, उनको पावर दे के चले गए, और इनके अंडर में जो हमारे मार्जिनल लोअर कास्ट है वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा इन्होंने बात कही थी। इन्होंने द्रविड़ मूवमेंट भी लगाया था कि उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस पार्टी भी बनी थी इन्हीं की आइडियोलॉजी पे, जो अभी डीएमके एडीएमके है इन्हीं की आइडियोलॉजी को अभी भी फॉलो करते हैं तमिलनाडु में। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द्रविडियन मूवमेंट में इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब हिंदी को इम्पोज किया जा रहा था तो भी इन्होंने जम के विरोध किया था कि हिंदी इम्पोज नहीं होना चाहिए, जो हमारा लोकल लैंग्वेज है वी विल फॉलो। ओके, बात यहाँ तक आ गई थी कि द्रविडियन, जो द्रविडिस्तान की बात होने लगी थी, द्रविड़ नाडु की बात हो रही थी कि एक अलग देश बना दिया जाए। ओके, रेशनलिज्म, एथीइज्म, नो बिलीफ इन द गॉड। ओके, और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात है, एंटी कास्ट एक्टिविज्म की है। इस पे एक कहानी भी है बहुत अच्छा कि उन्होंने कैसे एकदम, वो रिलीजियस से स्टार्टिंग में ये हुआ कि एक बार वो डिफरेंट जगहों पे घूम रहे थे, तो वो एक बार बनारस काशी गए, तो काशी के बीच में उनके पैसे खो गए, उनके जो भी था खो गया, किसी ने चोरी कर ली, जो भी हुआ, तो उनके पास कुछ नहीं था खाने को। उस समय वो अभी उतने फेमस नहीं थे। तो एक जगह एक भोज चल रहा था, वहाँ पे जो हमारे ब्राह्मण प्रीस्ट थे उनको खिलाया जा रहा था, तो वहाँ पे ये गए खाना खाने के लिए, तो इनको एक ब्राह्मण ने धक्का देके गिरा दिया। फिर पूछा कि अच्छा कास्ट क्या है, कास्ट जब इन्होंने बताया, जब उसको पता चला कि ये बैकवर्ड कास्ट है, तो खाना ही नहीं दिया, एकदम उनको मतलब भगा दिया। तो उस समय काफी उनको पेन हुआ, उन्होंने कहा ये धर्म का जो है वो, उसके बाद उन्होंने एथीइज्म फॉलो कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, इसकी भी उन्होंने इंड की बात की थी। तो ये सब चीजें आप जानिएगा विद रिस्पेक्ट टू द पेरियार। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि डिस्पोजल, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पे आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली पेज, नेक्स्ट पेज है साइंस एंड टेक का पहला जो पेज है, वो बात कर रहा है कि disposal out of Africa may have occurred due to the arid period. Okay, during the arid period. अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि जो डिस्पोजल हुआ है वो वेट पीरियड में हुआ, क्योंकि वेट पीरियड में आपको चलने में आसानी होती है, आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, अच्छा लगता है, और उस समय खाने पीने को भी मिलता रहता है, इसको ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन अभी जो स्टडी आ रही है वहां पे बोला गया था कि ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन था, और एक वो ड्राई सीजन क्यों आया था, बहुत बड़ा वॉल्केनो आया था, ए मासिव वॉल्केनो, उस मासिव वॉल्केनो का नाम था टोबा सुपर वॉल्केनो, इंडोनेशिया में आया था, और नियर अबाउट 74,000 ईयर बैक की बात है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन है 1 लाख साल के आसपास है, जो हम ह्यूमन इवॉल्व हुए थे, नहीं तो हम तब भी जंगल में ही थे 1 लाख पहले। ये आप आज हमें जो देख रहे हैं ऐसे नहीं थे, एकदम हम जो एनिमल की कंडीशन में थे 1 लाख साल पहले तक। धीरे धीरे, और हमारा जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ था, अफ्रीका से धीरे धीरे हम बाहर गए थे। तो ये मत समझिए जो अब आप लड़िएगा तो हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही जगह था जहां से हम इवॉल्व हुए थे। अगर वो पहला जो हमने देखा था कि अफ्रीकन मैन थे, वही हमारे एंसेस्टर है, वहीं से हमारा इवोल्यूशन हुआ। डिफरेंट एरिया में गए तो डिफरेंट हमारा कलर हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब एरिड आ गया, एरिड जब टाइम आया तो सूखा, थोड़ा सा ऐसे में फल फ्रूट जो थे वो नहीं हुए। उस समय आदमी फल फ्रूट गैदर करता था, इकट्ठा करके खाता था तोड़ के, एग्रीकल्चर उसको फार्मिंग करना नहीं आता था, नहीं तो वो अपना मछली पकड़ के खाता था, या किसी और जैसे वो हंटिंग पे भी थोड़ा सा आधारित था। ठीक है, अब जब सूखा पड़ा, पेड़ पौधे रहे नहीं, फल फ्रूट्स मिला नहीं, फिर धीरे धीरे जो एनिमल्स थे वो भी दूर दूर भाग गए थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। तो उनको क्या मिला कि नदी भी सूख रही थी, लेकिन नदी सूख रही थी, लेकिन नदी के रास्ते में जो पॉन्ड बन जाते हैं, जैसे जब नदी होती है ऐसे नदी जा रही होती है,
और नदी के आसपास जो गड्ढे होते हैं उसी में पानी भर जाता है, ये गड्ढा वाला एरिया है और यही तालाब बन जाता है। तो नदी सूख भी जाती है तो ये तालाब जो बचे रहते हैं। ओके, तो जो इस रूट में जब सब कुछ सूखा हुआ था तो वो आदि मानव इस रूट को फॉलो कर रहा था, उसने देखा इस गड्ढे में तो मछली है, तो उसने उस समय तीर धनुष का इस्तेमाल करना सीख लिया था, उसी से मार के खाना स्टार्ट किया, फिर यहाँ खा के फिर आगे गया, वो नदी को ही फॉलो कर रहा था। और ये माना जा रहा है कि इथोपिया में जो नदी थी उसी को वो फॉलो करके अफ्रीका के बाहर हो गए। ओके, उस नदी का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ था है, उसका साफियान कुछ नाम है। ओके, द रिवर नेम इज द सिन्फा। ओके, सिन्फा इनटू द नॉर्थ वेस्ट इथोपिया, इसको फॉलो करते करते वो बाहर आया। तो दिस इज द पीरियड नियर अबाउट द 74,000 ईयर बैक, इसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। उस समय इंडिया इनका ग्रोथ हुआ था, तो इसी समय उनका रिलायंस जो फिश पे है, मछली पे ज्यादा हो गया। और यस, दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट जो हमें मिला है। अनीमिया, नेक्स्ट न्यूज, अनीमिया प्रिवलेंस इन द 8 स्टेट फाउंड टू बी ओवर एस्टिमेटेड। ऐसा पाया गया कि जो अभी तक हमें लगता था कि अनीमिया का जो केस है वो बहुत ज्यादा है, वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेथड था उसको चेक करने का वो सही नहीं था। दूसरी चीज ये थी कि हम सोचते थे आयरन डिफिशियंसी ही केवल रीजन है अनीमिया का, तो ये भी एक तरीके से सही नहीं साबित हुआ, ये भी गलत साबित हुआ है। सबसे ज्यादा जो एनीमिया का केस है वो असम में है। तो प्रीलिम्स के लिए प्लीज याद रखिएगा 70% वहां की जो वीमेंस हैं अनीमिया से सफरिंग कर रही हैं, और मेघालय सबसे कम है। ओके, तो प्लीज याद रखिएगा लिस्ट कहाँ पे, हाईएस्ट कहाँ पे है। ओके, और ये वीमेंस में ज्यादा होता है, मेंस में बहुत कम होता है, इसको भी कीजिएगा। आयरन डिफिशियंसी सिर्फ रीजन नहीं है, आयरन डिफिशियंसी का कारण होता है, लेकिन अदर रीजन भी है, जैसे कि विटामिन 12 की कमी के कारण, फोलेट डिफिशियंसी के कारण भी ये हो सकता है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। ओके, प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि यस कि सबसे ज्यादा अनीमिया किस स्टेट में है, सबसे कम क्या है। मेंस में ये आ जाएगा कि वीमेंस का एक तरीके से ये भी इशू है, तो वीमेंस के बारे में आप जब भी लिखते हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप डिजीज की भी बात करते हैं कि अनीमिया का जो हमारा वो पॉलिसी है वो बदलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आयरन डिफिशियंसी से लगता था, अब विटामिन 12 के भी डिफिशियंसी से लगा, तो अब जो हम गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उसमें केवल आयरन का टैबलेट्स दिया करते थे, अब यूज ऐड करेंगे जो और डिफिशियंसी है, तो इसलिए जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का वो भी चेंज होगा। यूजिंग AI क्लासीफाई नीम फ्रूट्स बेस्ड ऑन द एजाडिरैक्टिन। तो एजाडिरैक्टिन का वो याद रखिएगा, इसके कंटेंट को पता लगा के हमें ये पता चलता है कि जो बायो पेस्टिसाइड में इसका कैसे यूज करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये नीम के फ्रूट से पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि नीम का जो है उसके लीव से या बार्क से होता है। ठीक है, अब ये हम पहले पता लगाएंगे कि एजाडिरैक्टिन, ठीक है, ये कितना है। अब इसका कंटेंट पता लगाएंगे, फिर बायोपेस्टिसाइड को तो पता कैसे लगाते हैं, एक मेथड है उसको कहते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये निकाल के हम पता लगाते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एजाडिरैक्टिन इज देयर। तो प्लीज इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। अभी जो हम कह रहे हैं कि हमने AI लाया है, AI अब बता देगा कि डिफरेंट कंडीशन को देख के कि फ्रूट का कंडीशन क्या रहता है, वो बता देगा कितना। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान काम हो जाएगा कि आपको ये याद रखना है। अब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी तक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन करते हैं, द टर्म खोरासन in the name of the ISISK refers to historical region encompassing part of Afghanistan, Iran and Central Asia, the modern capital city of the Jordan, okay, and a key Muslim pilgrimage site in the region, the name of the prominent ISIS leader। तो अभी हमने देखा था कि ये एक रीजन का नाम है, और इस रीजन जो था अफगानिस्तान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान था, जो सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो A इज द करेक्ट आंसर। Which of the following state had the highest overall anemia prevalence? तो अभी हमने देखा असम है और सबसे ज्यादा मेघालय में है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर ये होगा।
Question number 3. Consider following ideology: socialism, atheism, rationalism, Brahmanism. How many of the above ideology were strongly opposed by the Periyar? तो यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे. जो हम ए बी सी देख रहे हैं इसको 1 2 3 करेंगे. 1 2 3 4. ओके. और जो यहाँ का नीचे का ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे लिखता हूँ. ए only 1, B only 2, 3 C only 3, and D only all the 4. ओके, all the 4. तो जो करेक्ट आंसर होगा, हमने देखा कि सोशलिज्म की बात करते हैं, एथियज्म की बात करते हैं, रैशनलिज्म की बात करते हैं, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस नहीं है. तो ओनली वन आइडियोलॉजी दैट अपोज्ड बाय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Periyar's ideas and activism played a significant role in the shaping of the political landscape of which of the Indian state? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला. अब देखिए कहीं ना कहीं सारे स्टेट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी इम्पैक्ट जो है तमिलनाडु में है. एंड डीएमके एंड एआईडीएमके दोनों जो मेन पार्टी हैं, एआईडीएमके दोनों फॉलो करती हैं पेरियार को. ओके, सो दिस इज द आंसर. Next question. Consider following criteria: student living away from the hometown, media person covering polling days activities, general public residing outside the country, individuals between age of the 16 and 80. तो यहाँ पे again ये 1 2 3 कर लीजिएगा क्योंकि जो ऑप्शन है वो नीचे होगा. How many of the above criteria are made as the eligible to opt for the personal ballot in the upcoming Lok Sabha election as per the recent extension by the Election Commission? तो यहाँ पे A में हो जाएगा only 1 again, only 1. B में हो जाएगा only 2. C में हो जाएगा only 3. and D में हो जाएगा all the 4. all the 4. तो इसका जो आंसर होगा, क्या होगा आंसर? स्टूडेंट के बारे में तो बात नहीं हुई है, ठीक है. मीडिया पर्सनल कवरिंग पोलिंग एक्टिविटीज ये है. जनरल पब्लिक रिजाइडिंग आउटसाइड कंट्री ये नहीं है. और जो इंडिविजुअल बिटवीन एज ऑफ 60 एंड 80 ये भी नहीं है. ये तो 85 की बात हो रही थी. तो अगेन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Traditional method of determining azadirachtin content in the neem involves visual inspection of the fruits. B. High performance liquid chromatography. C. Measuring fruits. D. Soil testing. तो अभी हमने पढ़ा था कि yes it is the high performance liquid chromatography. तो इसका आंसर B हो गया. Seventh question. What is the primary application of azadirachtin? Fertilizers, biopesticide, एंटीबायोटिक्स एंड बायोफिल. तो हमने देखा था बायोपेस्टिसाइड में ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज होगा. लास्ट क्वेश्चन. azadirachtin इज मेटाबोलिटिक फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री. तो हमने देखा था कि ये फ्रूट में है, लीफ में नहीं था. मैंने कहा था लीफ मत कीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर. So this is all about from the today's news. We have covered all the relevant news in a very comprehensive manner. Second thing, we will provide the notes for this, and we have also covered the prelims questions, and also we have to practice the mains, and we will provide the mains model answer as well, the model answers for the mains practice questions. So this is all about here. We have covered all the thing, and yes, before ending the session, one thing more. Tomorrow we have the celebration for the Holi. So all of you, yes, it is the happy moment for all of us. So happy Holi for all of you. And yes, tomorrow we will not provide able to upload the video. So we will try to add all this content into the upcoming videos. So here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.